नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे उस टॉपिक की। पढ़ रहे थे हम टिश्यू, और उसी में जो हमारा बचा हुआ टॉपिक था जिसमें हमको क्या पढ़ना था, एनिमल टिश्यू। ये हमारा बचा हुआ टॉपिक था। चलिए, हमने इसको बांटा था, 4 भागों में बांट करके हमने बताया था कि इसको पढ़ेंगे, जिसमें से एक उपकला था, एक संयोजी था, इसके बाद देखिएगा कि एक पेशीय ऊतक था, और दूसरा जो था तंत्रिका ऊतक था। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले अगर बात करें उपकला की, इसको बोलते हैं एपिथेलिकल। एपिथेलिकल भी इसको बोला जाता है, या उपकला ऊतक भी इसको बोला जाता है। इसके अंदर आप देखिएगा कि सबसे खास बात क्या है कि जो उपकला ऊतक है ना, उपकला ऊतक जो है उसको हम 4 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। सामान्य सी बात यह है उपकला ऊतक की कि ये जो जंतु कोशिकाओं के सबसे बाहरी आवरण है, यानी शरीर की जो सबसे बाहरी बाह्य त्वचा है, उसमें इसकी उससे ये बना होता है। ठीक है, वहां पर ये ऐसी कोशिकाओं का फॉर्मेशन होता है जिसको हम उपकला ऊतक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये काम क्या करता है? पहला काम इसका है शरीर को बाह्य आवरण प्रदान करना। ठीक है, दूसरी बात है सुरक्षा भी प्रदान करना। इसके अलावा आप देखिएगा कि जब से कि आपकी जो श्वेत ग्रंथियां वगैरह होती हैं इसी त्वचा के नीचे होती हैं, और इसलिए जो पसीने वगैरह जो आपको होते हैं वो इसी उपकला ऊतक, इसी के जरिए जो है होते हैं वो। तो श्रवण या उत्सर्जन जो है वो भी लिख सकते हैं आपकी, उनका भी जो काम होता है वो इसी के जरिए होता है। कुछ ऐसे आंतरिक अंग भी हैं जहां पर भी उपकला ऊतक पाया जाता है, तो आंतरिक अंगों की भी सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कहने का मतलब यह है कि आंतरिक अंगों में भी कुछ में देखिएगा तो उपकला ऊतक पाया जाता है। फर्दरली हम बात करेंगे। अब देखिएगा कि ये 2 तरीके का हो सकता है ना, जैसे एक हमने देखा कि बाह्य आवरण है, तो एक तो ये बाह्य आवरण के रूप में भी हो सकता है। दूसरा कभी कभी ये क्या होता है, तो इसके 2 तरीके से आप देख सकते हैं। एक तो बाह्य आवरण के रूप में आप इसको पढ़ेंगे, दूसरा आप देख पाएंगे कभी कभी ग्रंथियों के रूप में भी होता है, तो इसको ग्रंथिल भी बोलते हैं ना। तो ग्रंथिल हो यानी कि बहुत सारी ग्रंथियां, जैसे आप देखिएगा श्वेत ग्रंथि है ना। और जो आपकी देखिएगा कि श्वेत ग्रंथि के अलावा जो यहाँ पे वृक्क की जो ग्रंथियां हैं, उसकी जो सारी ग्रंथियां हैं वो सब किसकी बनी होती हैं? वो इसी की बनी होती हैं। ठीक है, लार ग्रंथियां इसी तरह से हैं, वो सब इसी के एग्जाम्पल में आएंगी। तो ठीक है, इसको 2 भागों में बांट करके देख लेते हैं। 2 तरीके से मतलब इसको हम जान सकते हैं। एक तो बाह्य आवरण होता है शरीर का, ठीक है, और एक जो दूसरा होता है ग्रंथिल है। ये ग्रंथियों का भी हम इसमें देखेंगे, कुछ ग्रंथियां भी इसमें आती हैं। चलिए, इसके 2 सामान्य रूप से इसके जो प्रकार हैं वो 2 प्रकार का होता है। ये कोई प्रकार नहीं है, ये ऐसे रूप में आपको देखने को मिल जाता है कि ग्रंथिल भी होता है ये कभी-कभी, कभी-कभी बाह्य भी है। प्रकार इसके आप देखते हैं। तो उपकला ऊतक के अगर हम प्रकार की बात करेंगे, एक तो सरल कह सकते हैं, सरल ऊतक, है ना। एक तो सिंपल कह सकते हैं। दूसरा आप देखेगा कि कंपाउंड हो सकता है, या फिर उसको कहिए कि संयुक्त है। तो सरल ऊतक और संयुक्त, संयुक्त ऊतक में जो है मिला जुला प्रतिक्रिया है, उसको हम खास तौर से जो इंपॉर्टेंट ज्यादातर है, जो सामान्य रूप से हम देखना है, सरल ऊतक है। सरल ऊतक की अगर आप बात करेगा तो सरल ऊतक को फर्दरली जो है 4 भागों में बांटा जाता है। एक तो सल्की एपिथेलियल कहा जाता है। ठीक है, पहला इसका जो प्रकार देखिएगा, 4 प्रकार से कौन कौन से हो सकते हैं सरल ऊतक में, कौन कौन से 4 हो सकते हैं इसको देखते हैं। तो एक तो आपका कौन सा हो जाएगा, शल्की, सल्की एपिथेलिकल। ठीक है, सल्की एपिथेलिकल, आगे टिश्यू भी आप लिख सकते हैं, सल्की एपिथेलिकल है। दूसरा आप देखिएगा तो स्तंभाकार हो सकता है, स्तंभाकार एपिथेलिकल टिश्यू, वही आगे उसमें भी जोड़ लेगा। तीसरा देखेगा तो घनाकार हो सकता है, घनाकार एपिथेलिकल टिश्यू, इसको भी जोड़ सकते हैं। और चौथा एक आखिरी इसमें जो हमने बताया था आपको, रोमक हो सकता है, या फिर पक्षमाभि भी इसको बोला जाता है। ठीक है, भा है, पक्षमाभि भी इसको बोल सकते हैं। तो ये 4 प्रकार से इसको बांटा जाता है। शल्की का मतलब आपको समझ में आ रहा है, सल्क वगैरह से चीजें हैं, मतलब कि बाह्य आवरण की एकदम से बात कर रहा है, सीधे सीधे इसके अंदर क्या आएगा, बाह्य आवरणों की बात कर रहे हैं। अब उसमें आप मछलियों की बाह्य त्वचाओं से लेकर के अन्य जितने भी जीव जंतु हैं, जो सबसे बाहरी परत है उसका जो अध्ययन किया जाता है वो किसमें किया जाता है, वो सल्की एपिथेलिकल के अधीन वो सारी बातें आती हैं। ठीक है, तो जितने भी अगर मत्स्य का, मछलियों का जो सल्क है, अगर उसको पूछेगा तो वो किस ऊतक के अधीन आएगा, शल्की एपिथेलिकल के अधीन आएगा। सबसे खास बात याद रखनी है आपको, सल्की एपिथेलिकल एकदम से बाह्य आवरण है। ठीक है, तो शरीर को सुरक्षा भी प्रदान करा रहा है। ठीक है, बाकी वो जो जो बातें अभी आपने पढ़ी हैं बाह्य आवरण के संदर्भ में, वो सारी बातें इसमें भी लागू होती हैं। ठीक, सल्की के बाद जब आप स्तंभाकार की बात करिएगा, स्तंभाकार जो है ये एक तो उत्सर्जन है, दूसरा अवशोषण है।
इसका काम है उत्सर्जन और अवशोषण का। उत्सर्जन क्या करता है, आपने देखा जैसे कि स्वेद है, स्वेद ग्रंथियों से उत्सर्जन है, लार ग्रंथियों से उत्सर्जन है, तो ये उत्सर्जन का काम कर रहा है, ठीक है। दूसरा जो है स्तंभाकार जो है अवशोषण की अगर बात करिएगा, अवशोषण में अगर आप बात करिएगा तो क्या, जैसे आप सूरज से विटामिन डी की रोशनी लेते हैं, है ना, मतलब सूरज की किरणों से विटामिन डी को आप ऑब्जर्व करती है आपकी बॉडी, तो वो कैसे होकर के जाती है, आपके सबसे बाह्य आवरणों के जरिए ही उसको सोखकर फिर वो अंदर भेजा जाता है, वो फिर आगे जो है प्रोसेस्ड होती है, ठीक है। तो इसमें दो प्रकार से इसके प्रमुख काम है, एक तो उत्सर्जन का, दूसरा अवशोषण का इसका काम है। तीसरी अगर बात आती है घनाकार की, है ना, घनाकार एपिथेलिकल टिश्यू की जब आप बात करिएगा तो ये सारे जो हैं इसी को आप बोल सकते हैं ग्रंथिल भी इसको बोल सकते हैं। तो सारी ग्रंथियां जो है इसी के अधीन आती हैं, जिसमें से आप कौन कौन सी ग्रंथियों को देख सकते हैं, उसमें आप देख सकते हैं लार ग्रंथियों को, श्वेत ग्रंथियों को, वृक्क नलिकाओं को। तो इसको थोड़ा सा नीचे और लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाए तो लार ग्रंथि है, श्वेत ग्रंथि है, वृक्क नलिकाएं हैं। ये सारी चीजें कहां पे आएंगी, घनाकार एपिथेलिकल टिश्यूज के अंदर आती हैं। अगला आता है रोमक या पक्षमाभि, जो चौथा है। अभी सामान्य रूप से मुक्त सतहों पर पाए जाने वाले हैं रोम, जो पाए जाते हैं छोटे छोटे छिद्रों के रूप में, उनका बहुत सारा काम होता है, ठीक है। जैसे कि ये इसके सबसे खास एग्जाम्पल आप देख सकते हैं अंडवाहिनियों में, है ना, अंडवाहिनी के अंदर देख सकते हैं। इसी तरह से देखेगा कि छोटे छोटे आपके जो आपकी आहार नाल होती है उस पर भी आप देखेगा कि डांटनुमा संरचना होती है। तो आपकी आहार नाल में, है ना, आहार नाल के बाद आप देखेगा कि अगर एक और एग्जांपल इसमें ले तो आप इसको कह सकते हैं आपकी मुख गुहा। ये जो आपका मुख है इसके अंदर भी देखेगा, ठीक है। तो ये जो है रोमक, ये जो है रोमक वाली है, ठीक है। तो ये रोमक का आपने समझ में आ गया कि ये कहां पर पाए जाएंगे, अंडवाहिनी है, आहार नाल है, मुख गुहा में जो छोटी छोटी महीन संरचना, रोम सदृश संरचनाएं पाई जाती हैं, वो उसका जो होता है वो किसके अधीन आते हैं, रोमक पक्षमाभि टिश्यू वो कहलाते हैं, उसके एग्जाम्पल हैं। तो ये तो एक पहला आपका पार्ट है जिसमें आपने कौन सा देखा, सरल ऊतक। और इसको हम पूरा जो कंप्लीटली अगर देखें तो हमने कौन सा ऊतक देखा, उपकला ऊतक को हमने देखा है, जिसको हम बांट सकते थे सरल और कंपाउंड में। कंपाउंड में मिली जुली संरचनाएं आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये मेन इसका जो सबसे ज्यादा पार्टीशन जो किया जाता है सरल ऊतक का, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका यही है, शल्की है, स्तंभाकार है, घनाकार है, रोमक या पक्षमाभि है। तो इन चारों के बाद अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पोर्शन पर। चलिए, दूसरा आप देखेगा तो आपका कौन सा आता है, संयोजी ऊतक, जिसको आप बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी ऊतक या फिर कनेक्टिव टिश्यूज भी इसको कहा जाता है। संयोजी ऊतक की खास बात यह है कि ये 5 भागों में फर्दरली हम इसको आगे चल करके पढ़ेंगे। इसका मेन काम क्या है, सबसे पहली बात तो इसमें याद रखिएगा कि संयोजी ऊतक का जब भी नाम आए तो इसमें वसा वगैरह की चीजें जो भी आएंगी वो सारी चर्बी युक्त चीजों को ध्यान रखिएगा कि वो सारी चीजें हैं। काम क्या है, कभी कभी देखेगा कि अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने के लिए जो बीच में जो आप देखेगा बोन बनी होती है उस पर भी जरूरत पड़ती है कुछ चिकनेपन की, और उसके आसपास देखेगा जो वो होती हैं चर्बी टाइप की संरचना जुड़ती है, वो सब संयोजी ऊतक में, जो चर्बी वाली संरचना है वो इसमें खासतौर से वो आती है। अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने का काम करती है, कभी कभी उपास्थियों को अस्थियों से जोड़ने के लिए, ठीक है। कभी कभी मांसपेशियों के भी संदर्भ में ये आता है, ठीक है, उनको भी जोड़ता है, ठीक है। उनको भी एक सुदृढ़ संरचना, एक आधार संरचना जो है, एक यांत्रिक संरचना, एक यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसी के पेट में चर्बी वगैरह जो आप देखते हैं ना, पेट निकल जाना, तो चर्बी वगैरह उनमें खास तौर से आप देख करके बता सकते हैं कि बंदे के अंदर जो है क्या ज्यादा है, कनेक्टिव टिश्यूज, यानी उसमें एक उसका प्रकार है एडिपोज, आप उसको पढ़ेंगे भी आगे, वसा संयोजी ऊतक, तो वो उसको आप बोल सकते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा है। ऐसे व्यक्तियों को देखेगा कि अभी उसके बारे में बात करते हैं, फिलहाल इसमें देखते हैं संयोजी ऊतक में। तो ये तो ऊतक की बात थी, और इसमें इसका सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल देखेगा तो इसमें जो रक्त कोशिकाएं है ना, जो रक्त कोशिकाएं हैं, रक्त भी एक तरह से आप देखेगा कि संयोजी ऊतक में भी आता है, वो तरल का एक प्रकार भी है, एक सी में संयोजी ऊतक में आएगा तरल संयोजी ऊतक। तो वो जो तरल संयोजी ऊतक है उसी में आप ब्लड को भी देखेंगे। तो चलिए इसके प्रकार को देख लेते हैं। इसके प्रकार में कौन कौन सा आएगा, वास्तविक संयोजी ऊतक, है ना, कौन सा हो गया, रियल कनेक्टिव टिश्यूज, इसको भी बोल सकते हो आप। दूसरा इसके बाद आप देखेगा कि तो कंकाल संयोजी ऊतक भी है, ठीक है, कंकाल संयोजी ऊतक। और तीसरा जो इसका पार्ट आता है वो कौन सा है, तरल ऊतक का है, तरल ऊतक। तीनों को एक साथ पढ़ लेते हैं,
है ना। कुछ हमको विशेष नहीं जानना है, वास्तविक को हमको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि इसमें 5 प्रकार से आगे फर्दरली डिवीजन होगा। पहले हम कंकाल और तरल को निपटा लेते हैं, क्योंकि वो छोटे-छोटे हैं, इसके बाद हम वास्तविक को पढ़ते हैं। तरल में सबसे पहली बात तो खास बात हम किसकी बात करनी है, तरल में जो संयोजी ऊतक का एग्जाम्पल है सबसे बेस्ट आपका कौन सा है, ब्लड है, ठीक है। पूरे शरीर में जो ब्लड है वो आपका तरल संयोजी ऊतक के अंदर आता है। तरल संयोजी ऊतक में आप ब्लड में देखेगा, ब्लड हमको अलग से पूरा एक चैप्टर पढ़ना है, इसलिए हम यहाँ पर डिटेलिंग नहीं करेंगे, ठीक है। हमको ब्लड में सिर्फ इतना जानना है अभी कि ब्लड में जो आप देखेगा कि तो कौन कौन से तरह के इसमें ऊतक पाए जाते हैं। तो ब्लड में आप जब देखिएगा तो ब्लड में कौन कौन सा मिलता है आपको। एक तो ब्लड में क्या होती है, लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं या लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। लाल रक्त कोशिका, इन्हीं 3 चीजों से ब्लड मिलकर के बना होता है ना, लाल रक्त कोशिका। दूसरी आप देखेगा कि श्वेत बोलो, श्वेत मतलब पसीना होता है, श्वेत मतलब सफेद, श्वेत रक्त कोशिका। और तीसरी जो आपकी देखेगा वो कौन सी है, प्लेटलेट्स है, ठीक है। ये 3 चीजों से मिलकर के रक्त बना होता है, ठीक है। अब इसमें हम इसको डिटेल में जब पढ़ेंगे तो ब्लड में, है ना, इसको हम देख लेंगे वहां पर। फिलहाल के लिए अभी के लिए हमको इतना जानना है कि लाल रक्त कोशिका है, श्वेत रक्त कोशिका है और प्लेटलेट्स है, ठीक है। इसको बोलेगा इरेथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, इसको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, और इसको प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स ही कहते हैं। तो किसको क्या बोलते हैं, इरेथ्रोसाइट्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। इसको इसी तरह से, इसको तो प्लेटलेट्स ही कहते हैं। तो ये 3 प्रकार से हैं ब्लड सेल्स में, ब्लड में मतलब यानी तरल संयोजी ऊतक का 3 प्रकार से आप देख सकते हैं, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और प्लेटलेट्स इसके अंतर्गत आती है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, रक्त की पूरी संरचना कैसे है, उसकी वर्किंग कैसे है ना, कब क्या जेनेटिकल क्या इफेक्ट होता है, वो सारी बातें हम इसको पढ़ेंगे। इसलिए एक पूरा एक चैप्टर ही पढ़ना है, इसलिए यहाँ पे डिटेल करने का कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगली बात हमारी जो बचती है छोटी सी, जिसको हमने बोला था कि एक है कौन सी, पेशी नहीं, कंकाल, कंकाल संयोजी, कंकाल है ना, स्केलेटल वाला जब आप देखेंगे तो स्केलेटन में आप देखिएगा जब तो कंकाल संयोजी ऊतक की जब बात करिएगा तो कंकाल संयोजी ऊतक की सबसे खास बात क्या है, कंकाल संयोजी ऊतक की सबसे खास बात क्या है। तो चलिए कंकाल संयोजी ऊतक की हम बात करते हैं। तो सबसे पहली बात आपके जो अंदर का जो मानव कंकाल है, आप अपना उदाहरण लीजिए, सबसे ज्यादा चीजें समझ में आती हैं। अपनी बात करिएगा तो आपके अंदर पूरा कंकाल तंत्र क्या कर, सबसे बढ़िया काम क्या उसका है, सबसे बढ़िया काम है कि वो आपके शरीर को एक आकार देता है, ठीक है। आपको शरीर को क्या करता है, आकार देता है। आकार देने का मतलब है एक निश्चित आकार देगा, यानी कि इन सारी मांसपेशियों वगैरह को, उन सबको जोड़े रखने के लिए क्या करता है, एक तरह से यांत्रिक सहारा देता है, ठीक है। एक कठोर ढांचा है, ठीक है, जो आपको एक सहारा देता है, एक मानव जैसी शकल देता है, आपको संरचना देता है कि आपके 2 हाथ होंगे, 2 पैरों पर आप खड़े हो पाएंगे, एक सिस्टम है वो पूरा, ठीक है। एक तो ये काम करता है, शरीर को मजबूती प्रदान करता है, क्योंकि कैल्शियम सल्फेट वगैरह की जो है इसमें चीजें होती हैं, मैग्नीशियम वगैरह होते हैं, पोटेशियम, तो इन सबसे मिलकर के ये बना होता है, ठीक है। दूसरी बात देखिएगा कि जो कशेरुकी जंतु हैं, है ना, जो कशेरुकी जंतु हैं उनका ये विशेष लक्षण है, सबसे ज्यादा विशेष लक्षण है किसके हैं, कशेरुकी के। आपने पढ़ा था कार्डेटा और नॉन कार्डेटा। नॉन कार्डेटा में चूंकि हड्डियां उस लेवल की है नहीं, है ना, इसलिए सबसे विशेष लक्षण जो इसका किसका है, कशेरुकी सिस्टम का। उसमें भी जो कशेरुकी किस लिए कहा जा रहा है, वर्टिब्रेट्स, क्योंकि उनमें जो रीढ़ की हड्डियां पाई जा रही है ना, वही तो आपको एक आधार दे रही है कि आपकी आकृति बंदर जैसी होनी है कि आपकी आकृति एक सीधा खड़े इरेक्टस। इरेक्टस का मतलब जब आप ह्यूमो इरेक्टस की बात करते हैं मानव में, तो आपको सीधा, इरेक्ट का मतलब सीधा, तो आप सीधे खड़े होकर चलेंगे, है ना। ये डिपेंड करता है आपके मानव कंकाल पे, यानी कशेरुकियों के कि कशेरुका की जो बनावट है वो कैसी है, ठीक है, कमानीदार है या फिर सीधी सीधी है जैसे इंसानों में है। तो ये बेसिकली आपको क्या करता है, एक ठोस मजबूत यांत्रिक सहारा प्रदान करता है आपके शरीर को, और इसलिए ये कशेरुकी जंतुओं का सबसे प्रमुख लक्षण है, ठीक है। दूसरी एक बात आती है कि कोमल अंगों की रक्षा भी करता है, कोमल अंगों की रक्षा। अब आपके कोमल अंगों की रक्षा जैसे मस्तिष्क है, मस्तिष्क के ऊपर जो है पूरा एक जो है एक कठोर संरचना जो ये बनी हुई है स्केलेटल की आपकी जो है ना, ठीक है, वो एक आपकी अंदर उसके माइंड आपका सेटअप है पूरा, है ना। ऐसे नहीं है कि आप तुरंत गिर जाएंगे और आपका माइंड फट जाएगा, वो एक कठोर संरचना से ढका हुआ, पहले आपका सर फटेगा, बाद में वो इतना आसान नहीं होता कि इतनी गहरी चोटें लग जाए। इसके बाद देखेगा कि आपका हृदय इसी तरह से, फेफड़ों के अंदर जो एक कंकाल तंत्र है पूरा, एक व्यवस्थित सिस्टम, एक जाल है, जाल नुमा संरचना हड्डियों का, उसके अंदर है वो व्यवस्थित है, ठीक है। इसी तरह से आपकी सारी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं ना, जो कोमल अंग है जिनसे आपकी जान को खतरा हो सकता है, उसको प्रकृति ने बहुत खूबसूरती के साथ सजो करके रखा है, जिससे वो इतने आसानी से टूट फूट ना जाए। आपका दिल वैसे भी बहुत बहुत टूटता है, तो बचाता है वो, आपके दिल को टूटने से भी बचा लेता है ना। वो आपका अलग से टूटता है,
वो वाला अलग है। अब दूसरी एक बात करते हैं, तो ये दो अच्छा कनेक्टिव की हम नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कंकाल की, है ना। याद रखिएगा कि हम कंकाल में सारी बात कर रहे हैं, कंकाल संयोजी ऊतक यानी, ठीक है। तो कंकाल तंत्र की अब बात करिएगा, कंकाल जो संयोजी ऊतक है ना, जो स्केलेटल जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है, ये क्या करता है, इसको आप दो भागों में बांट करके पढ़ सकते हैं। दो तरह की हड्डियां मिलेंगी आपको, एक तो अस्थि मिलती है, अस्थि मतलब सिंपल सी जो हड्डियां हैं कठोर वाली, और दूसरी उपास्थियां जो मुलायम संरचना हड्डियों की। आपने अगर नॉनवेज वाले हैं तो आपको पता होगा, है ना, नॉनवेज वालों को खास तौर से पता जाता है उपास्थियां कौन सी है। उपास्थियां वो हड्डियां हैं जिसको आप चबा करके खा जाते हैं बिल्कुल ठीक है, वो उपास्थियां मुलायम संरचना है ये। और ये जो देखेगा कि ये जो है कठोर संरचना है। चलिए देखते हैं कि उपास्थियों को देख लेते हैं और अस्थियों को। तो ये जो है ठोस तो है, मतलब तरल नहीं होती है उपास्थियां भी, आपने देखा होगा वो तरल नहीं है, व्हाइट कलर में होंगी, व्हाइटेस्ट कलर में, लेकिन वो क्या होंगी, अस्थियों की तुलना में कमजोर होती हैं, लचीली होती हैं, मुलायम है ना। तो ठोस हैं, अर्ध कठोर कह सकते हो, या फिर कह सकते हो लचीली है, ये मुलायम है, मुलायम लिखिए, ज्यादा सपोर्ट में ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। और देखिएगा कि ये जो इसकी बनावट है, उसकी जो आप बात कर रहे हैं उपास्थियों की, तो उपास्थियों की बनने में उसमें जो एक प्रोटीन पाया जा रहा है, इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जा रहा है जिससे ये मिलकर के संरचना में फॉर्म हो रहा है, फॉर्म करने में बड़ा मदद करता है, वो है कॉन्ड्रिन प्रोटीन। क्या है, कॉन्ड्रिन, कॉन्ड्रिन प्रोटीन। तो वो कौन सा आपका है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन है, जिससे ये इनकी संरचना को ये प्रदान मिलती है, ये प्रोटीन है जिसके जरिए ये बनता है, ठीक है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन है, ठीक है। इतनी बात उपास्थियों में समझ में आ गया, लचीली संरचना है। अब बाकी बात करते हैं अस्थियों की। अस्थियों को देखिएगा तो ये ठोस है, एकदम ठोस है, बहुत मजबूत है, इतना आसान नहीं है कि ये अचानक से टूट जाए, हालांकि वो टूट सकती हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है कि वो टूट जाए इतने जल्दी से, ठीक है। तो हड्डियां मजबूत संरचनाएं हैं, एकदम से ठोस है, पूरी तरह से ठोस है, मजबूत है। दूसरी बात इनकी बात ये करिएगा तो इसमें देखेगा कि ये जो अस्थियां हैं, इसमें जो प्रोटीन है, इसमें भी प्रोटीन पाया जाता है, और इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ये बनी होती हैं आपकी ऑस्टिन प्रोटीन, ऑस्टिन प्रोटीन। और इसी के नाम पे देखेगा ना, जो कंकाल तंत्र का पूरा अध्ययन करते हैं, कभी कभी जो अस्थियों का अध्ययन है उसको ऑस्टियोलॉजी भी कहा जाता है, हड्डियों के अध्ययन के संबंधी जो बातें हैं उसको ऑस्टियोलॉजी भी कहा जाता है, क्या ना, ये हड्डियों से संबंधित है। ऑस्टिन प्रोटीन किसमें बनेगा, अस्थियों में ऑस्टिन प्रोटीन बनता है, उनका निर्माण ऑस्टिन प्रोटीन के जरिए, उसके मैट्रिक्स में ऑस्टिन प्रोटीन पाया जाता है, जबकि इसके उपास्थियों के मैट्रिक्स में कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जा रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात देखिएगा कि जो अस्थियां हैं, अस्थियों की अगर हम बात करें तो अस्थियों में देखिएगा कि कैल्शियम है, बाइकार्बोनेट है, मैग्नीशियम है, सल्फेट फास्फेट है ना, ये सब जो चीजें हैं, कौन कौन सा, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, बाई कार्बोनेट, CaCO3 कर सकते हो, कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा वो, है ना। तो बाइकार्बोनेट किसी का भी हो सकता है, कई सारे बाइकार्बोनेट इसमें मिलेंगे। सल्फेट है, SO4 के, है ना, उसके आयन है। तो इन सारी चीजों से मिलकर के ये बनी, ये सारी संरचना है, कैल्शियम वगैरह ये सब देखिएगा कैसी संरचना प्रदान करने के लिए है, हड्डियों को मजबूत और दृढ़ता प्रदान करने के लिए। इनकी मेन चीजें जो है, इनका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इसी यूज है, ठीक है, इसीलिए इसका यूज है। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। अब जरा हड्डी की एक संरचना देख लेते हैं तो ज़्यादा बातें क्लियर हो जाएगी कि कैसी बनावट है उसकी, और कैसे वो कनेक्टिव टिश्यूज वो वगैरह जो है इसमें बरकरार है, बने हैं। तो हड्डी की संरचना ये वाली संरचना आप देखते होंगे ना। चलिए ये एक है किसी की हड्डी, जिसकी मानना हो। अब इसमें देखिएगा कि ऐसे कुछ करके होती है, ये जो इसकी बाह्य त्वचा पर है, ये मुलायम संरचनाएं जुड़ी होती हैं, जहाँ से क्या होती है कि जोड़ होती हैं, अन्य चीज़ें, दूसरी हड्डी यहाँ से कोई जुड़ सकती है, इसी में ऐसे सेट हो जाएगी, है ना, वो आगे ऐसे जुड़ जाएगी फिर, तो वो अलग है, जोड़ है ये, ठीक है। यहाँ से भी जुड़ाव हो सकता है, ये सब जोड़ है, ये सब भी जोड़ है। अब देखते हैं दूसरी बात, अभी हम इसको ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो इसको हम अगर आप ध्यान रखेगा तो यहाँ पर देखेगा कि बहुत सारी जो होती ना, ये मिलेगा आपको, ऊतक है कौन सा। सबसे पहली बात तो याद रखिएगा कि जो इसकी बाहरी परत है वो कैसी होगी, बाहरी परत को आप देखिए, ये डॉटेड नहीं है, इसकी बाहरी जो परत होगी, है ना, वो कैसी होगी, स्पंजी ऊतक होगी, स्पंज के समान की संरचना होती है थोड़ी सी, जिससे कि क्या होता है ना, अचानक से आपको चोट ना लगे किसी चीज पर। तो सबसे बाहरी जो परत होती है वो स्पंजी ऊतक की बनी होती है, ठीक है। जिससे वो क्या होता है कि थोड़ा आपको जो है तुरंत, मतलब कुछ भी हो अगर तो बाहर आवरण से उसको सुरक्षा देने के लिए स्पंजी टाइप का ऊतक इसमें बनता है। दूसरी बात आप देखिएगा, सपोज कर लीजिए कि ये एक सिस्टम है जिसमें से बहुत सारी नर्व सेल्स हैं, है ना, ठीक है, बहुत सारी नर्व से ये गुजर रही हैं, और इसी में देखिएगा कि नर्व्स के साथ साथ ब्लड
नर्व का मतलब तंत्रिका तंत्र है, और इसी में देखेगा कि ब्लड धमनियाँ मतलब केशिकाएं जो है, रक्त केशिकाएं, ये भी इसी में दौड़ रही हैं। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो कौन क्या है, तंत्रिका कोशिका, या इसको नर्व सेल, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है नर्व सेल करिए, और यहां पर देखेगा कि आपकी ब्लड, ठीक है, ब्लड सेल नहीं के लिए ब्लड नर्व्स कर लीजिए, रक्त केशिकाएं भी इसमें, ठीक है, ये है रक्त केशिकाएं भी है। और इसके बाद देखिएगा कि जो ये वाली जो संरचना है, ये जो संरचना होती है जहां से ये सारी चीजें होकर के पास होकर के गुजरती हैं, इसको बोलते हैं पीली अस्थिमज्जा। ये अब इसमें मैं आपको कलर नहीं दिखा सकता हूं, हालांकि पीला कलर कहां से ले, पीली अस्थिमज्जा, पीली अस्थिमज्जा है ना। और ये जो आप डॉटेड देख रहे हैं, इसको बहुत देरी से आप सोच रहे होंगे ये क्यों बनाया मैंने, तो ये क्या है, ये लाल रक्त कणिकाओं से मिलकर के बना है, तो ये लाल अस्थिमज्जा इसको कहा जाता है, लाल अस्थिमज्जा, बोन मैरो टाइप का इसको आप बोल सकते हैं ना, बोन मैरो जिसको आप बोलते हैं, लाल अस्थिमज्जा, ठीक है। तो ये कुछ एक चीजें हैं, ठीक है, और बाकी ये जो सारी चीजें हैं ना, बाकी ये चीजें हैं, ये सब ये सहारा देने के लिए हैं, और इसको कह सकते हैं कि जो है ऊतक हैं, जो कि क्या है, बहुत सघन ऊतक हैं, ठीक है, सघन यानी कि कह सकते हैं कि सघन अस्थियों से चारों तरफ से हड्डियां इस समय भरी हुई हैं, और ऊतक हैं, उसके ऊपर से बाह्य परत ये होगी आपकी, ठीक है, ये सब बाह्य परत इसकी एकदम से है, जो बाह्य त्वचा वाली परत हो जाएगी, इसके अंदर देखेगा कि जो आपकी श्वेत वगैरह की ग्रंथियां वो सारी होंगी, जिससे हेयर वगैरह मतलब कि बाल वगैरह आपके जो वहां से निकलते हैं, ठीक है, एक त्वचा के नीचे से, ठीक। तो ये सारी इस तरह से कुछ आपको संरचना देखने को मिलती है एक अस्थि की, सामान्य रूप से बात करते हैं, ठीक है। लाल अस्थिमज्जा, पीली अस्थिमज्जा, तंत्रिका कोशिका, ब्लड सेल्स, ये सामान्य संरचना जो है एक हड्डी आपको जो देखते हैं आप अस्थियों को, तो उनकी इस तरह से कुछ बनावट होती है। चलिए अब हम अस्थियों के बाद अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वाली जिसको हमको बात करनी है, और वो है हमारा रियल कनेक्टिव टिश्यूज। रियल कनेक्टिव टिश्यूज की आप बात करिएगा तो उसमें 5 टिश्यूज की आपको पढ़ना है। तो रियल कनेक्टिव टिश्यूज, वास्तविक संयोजी ऊतक आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कौन कौन से हैं रियल कनेक्टिव टिश्यूज में? सबसे पहला जो आता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज है। कौन सा है? एरियोलर। दूसरा देखेगा तो एडिपोज है। अब मैं एक या तो हिंदी में लिखूं, एडिपोज है, ठीक है, एरियोलर है, एडिपोज है। इसी तरह से व्हाइट कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ठीक है। व्हाइट के बाद टेंडन है और लिगामेंट है। कौन कौन से हैं? व्हाइट के बाद अभी यहां से दिख ही रहा होगा टेंडन, और एक है आपका आखिरी वाला, ऐसे लिखिए, 5वां है लिगामेंट। तो ये पहला आपका है। चलिए 5 आपके हैं, ठीक है, इन्हीं को पढ़ना है। चलिए बात करते हैं एरियोलर की। एरियोलर में सबसे पहले बात करिएगा तो 3 तरह की कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। कौन कौन सी हैं? एक है फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। दूसरा कौन सा है? मास्ट है। तीसरा कौन सा है? माइक्रोफेगस। दिख रहा होगा, माइक्रोफेगस है, ठीक है, नहीं दिख रहा है तो नोट कर लीजिएगा, माइक्रोफेगस, मास्ट और फाइब्रोब्लास्ट। तीनों में देखिएगा कि कुछ प्रोटीनों की एक सुदृढ़ जो है व्यवस्था है ना, प्रोटीनों की, और उन्हीं से जो है इसका सारा काम चलता है, उन्हीं से इनका निर्माण वगैरह होता है और ये अपना काम को अंजाम देती हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि फाइब्रोब्लास्ट में क्या होता है, कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। फाइब्रोब्लास्ट में देखिएगा तो एक प्रोटीन पाया जाता है कोलेजन। दूसरा देखिएगा किसी तरह से कोलेजन के साथ साथ इसमें जो है इलास्टिन पाया जाता है। तीसरा देखिएगा इसी तरह से फाइब्रोनेक्टिन, हिंदी में लिख दूं फाइब्रोनेक्टिन, NECTIN है, फाइब्रोनेक्टिन। तो 3 तरह की प्रोटीन का निर्माण करती हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल इसकी जो है, ठीक है। कौन कौन सा है? कोलेजन है, इलास्टिन है, फाइब्रोनेक्टिन है, ये सारे काम ये करती हैं, ये प्रोटीन बनाती हैं, ठीक है। अब ये इलास्टिन वगैरह है, फाइब्रोनेक्टिन है, कोलेजन है, ठीक है। ये नाम इतने भी इंपॉर्टेंट, इतने भी टफ नहीं है कि आपको, इंपॉर्टेंट तो है ही, क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है कोलेजन प्रोटीन का निर्माण कहाँ पर होता है। तो याद रखिएगा कि फाइब्रोब्लास्ट जो आपकी सेल्स हैं वो निर्माण करती हैं, और कहाँ पर? खास तौर से रियल कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर याद रखिएगा कि ये आती हैं सब, ठीक है। एरियोलर अगर ना भी याद आए तो भी कम से कम इतना तो याद हो सामान्य बात कि ये किसके अंदर आती हैं, रियल कनेक्टिव टिश्यूज के अंतर्गत ये सारे प्रोटीन बनते हैं, कोलेजन, इलास्टिन और फाइब्रोनेक्टिन। तो ये 3 बातें हो गई किसकी? फाइब्रोब्लास्ट की।
अब इसी तरह से मास्ट की बात करिएगा, मांस में देखिएगा तो मांस में जो प्रोटीन बनती है मतलब मांस, अब मास्ट में देखिएगा, मास्ट में इसी तरह से देखिएगा तो एक बनता है प्रोटीन हिपैरिन, हिपैरिन, इसी तरह से सेरोटोनिन, ये क्या लिखा मैंने, ठीक है सेरोटोनिन, है सेरोटोनिन, हिपैरिन है, सेरोटोनिन है, और इसी तरह से हिस्टामिन एक प्रोटीन होता है। तो ये 3 तरह के प्रोटीन इसमें बनते हैं, हिपैरिन, सेरोटोनिन और हिस्टामिन। नहीं दिख रहा हो तो नोट कर लीजिएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया कि यहां तक दिख रहा है कि नहीं, शायद दिख रहा होगा। हिपैरिन, सेरोटोनिन और हिस्टामिन, ये 3 तरह के प्रोटीन, इसमें 3 प्रकार के प्रोटीन ये बनाती है, कौन सी, मास्ट सेल जो हैं वो बनाती हैं। अगली जो बात आती है माइक्रोफेगस की, माइक्रोफेगस का मेनली काम क्या है कि जो आपके जीवाणु वगैरह हैं, जो बैक्टीरियल वगैरह हैं, सूक्ष्म जीव हैं, है ना, इन सारी चीजों को नष्ट कर देना, विघटन करना, कि उसका कोई तरह से इफेक्ट ना हो पाए, ठीक है, इस टिश्यूज के अंदर। तो ये बेसिकली क्या है, सुरक्षात्मक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, सुरक्षा प्रदान करती है, कौन सा, माइक्रोफेगस, ठीक है। तो ये 3 बातें, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने एक कर लिया, कौन सा, एरियोलर। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा कौन सा है आपका, एरियोलर के बाद है एडिपोज। एडिपोज का हिंदी में नाम है इसका वसा संयोजी ऊतक। मेनली जैसा कि मैंने बताया, जो चर्बी वगैरह जितनी भी चीजें आप देख पा रहे हैं सब वसा संयोजी ऊतक है। त्वचा के नीचे ना एक परत पाई जाती है वसा की, सभी में पाई जाती है, किसी में कम किसी में ज्यादा। अब देखिएगा कि ये सबसे ज्यादा जो बड़े पैमाने पर ये संयोजी ऊतक है, ये कहाँ पर पाया जाएगा, जो ठंडे प्रदेश में रहने वाले जीव हैं, ठंडे प्रदेश में रहने वाले, खास तौर से आप बात करिए स्तनधारियों की, जैसे आप देखिएगा कि ध्रुवी भालू वगैरह इसके बड़े अच्छे एग्जाम्पल हैं, जो पोल्स पर पाए जाते हैं, जो भी पोलर बियर हैं जो आपके, ठीक है, सील्स वगैरह हैं, उन सब में भी ये पाई जाती है, ठीक है, पेंगुइन में भी ये मिलेगी आपको। हालांकि सबसे ज्यादा ये जो मिलेगी आपको ध्रुवी भालू में देखने को मिलती है, आपको ठंडे प्रदेश में रहने वाला जो है ना, एकदम पोल पे। तो ये ठंडे प्रदेश में रहने वाली जीवधारियों की खास विशेषता है, फिर खास तौर से अगर आप स्तनधारियों की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। और ये क्या काम क्या करती है, ये आपको ठंड से बचाव भी प्रदान करती है, ठंड से बचाव भी प्रदान करती है, क्योंकि जो होती है ठंड से क्या करती है, एक परत पूरी होती है ना, और वो जो है आपको ठंड से बचाव प्रदान करती है, क्योंकि उष्मा का जो क्या होता है, उत्सर्जन होता है, उसको क्या कर देती है, उसको कम कर देती है, ठीक है। चलिए अगली बात अगर बात करें, अच्छा एक यहाँ पे बात करिएगा कि कभी कभी देखिएगा कि, इसीलिए कभी कभी अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन करे कि मोटे व्यक्तियों को ठंडी क्यों नहीं लगती, तो अब मुझे लगता है कि आपको पता होगा कि क्यों नहीं लगती। हाँ, वो जमा करके बैठे हैं, भूख भी नहीं लगेगी, ठंड भी नहीं लगेगी, मतलब भूख तो लगेगी लेकिन वो मैनेज कर सकते हैं कुछ दिन, जैसे पोलर बियर कर लेता है। चलिए फिलहाल के लिए अगली व्हाइट टिश्यूज की बात करते हैं। व्हाइट कनेक्टिव टिश्यूज की अगर बात करें तो सबसे पहली खास बात यह है कि जो व्हाइट कनेक्टिव टिश्यूज हैं ये कहाँ पर पाई जाती हैं, आपके हेड में पाई जाती हैं, कपाल हड्डियां जो हैं उनके बीच में पाई जाती है ना। और बेसिकली व्हाइट कनेक्टिव टिश्यूज जो है एक विशेष प्रकार की संयोजी ऊतक हैं, जो कि क्या करती हैं, एक तरह से उसको सुरक्षा भी प्रदान करती हैं, सहारा भी प्रदान करती हैं, है ना, और उसका एक निश्चित जो है एक कह सकते हैं कि ना एक यांत्रिक व्यवस्था तैयार करती हैं। तो व्हाइट कनेक्टिव टिश्यूज मूल रूप से कहाँ पर पाए जाते हैं, कपाल कोशिकाएं जो हैं उसमें, कपाल हड्डियां जो कह सकते हैं, कपाल हड्डियों को ये जो है स्थायित्व प्रदान करने के लिए इनका निर्माण होता है, ये काम करती हैं। चलिए अगली बात करते हैं टेंडन की। टेंडन की अगर आप बात करिएगा, टेंडन को हिंदी में क्या बोलते होंगे, टेंडन ही कह लीजिए, टेंडन ज़्यादा सही है, टेंडन लिगामेंट ये सब याद रहने में आसानी है। टेंडन की अगर बात करें, हिंदी मैंने देखा भी नहीं इसका नाम क्या मिल जाएगा। टेंडन की अगर फिलहाल बात करें तो टेंडन कोशिकाओं की खास बात यह है कि ये बहुत घनी होंगी, बहुत ही मजबूत होती हैं, है ना। टेंडन कोशिकाएं जो है, नाम से ही लग रहा है कि बड़ा मजबूत कुछ है, तो टेंडन जो है काफ़ी मजबूत होती हैं। और ये देखिएगा कि ये तंतुमय ऊतक हैं। तंतुमय ऊतक का मतलब इसमें जो होती है तंतुमय कैसे कैसे, इसमें रेसे टाइप की संरचना पाई जाएगी, है ना। तंतुमय उसी को बोलते हैं जिसमें रेसे टाइप की संरचना, जैसे आपकी तंत्रिका कोशिकाएं जब देखिएगा तो उसमें भी डेंड्रॉइड्स के रूप में वो पाई जाती हैं तंतुमय, ठीक है। तो तंतु में पाई जाती हैं, वो जो क्या करती हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा सघन बना करके रखती हैं और काफ़ी ज़्यादा जो मजबूती प्रदान करती हैं, जोड़ के चीज़ों को रखती हैं। तो ये रेसेदार है, तंतुमय कह सकते हैं इसी को बोलते हैं तंतुमय, ठीक है। दूसरी बात ये है कि दो काम करता है ये, एक तो मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है, किसको जोड़ता है, मांसपेशियों से अस्थियों को जोड़ता है। और दूसरी बात, मांसपेशियों को भी, तंतुमय है इसलिए मांसपेशियों को भी कंट्रोल में रखता है, उनको भी जो है सघनता से साथ बना करके रखता है। तो इसका मूल काम याद रखिएगा,
फिलहाल मांसपेशियों को अस्थियों से क्या करता है? तो मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। मांसपेशियों को अस्थियों से मूल काम यह है कि ये करता है। चलिए आखिरी इस श्रेणी का जो आता है वो है लिगामेंट है। लिगामेंट सेम उसी तरह का है ना, जैसे कि आपने देखा था कौन सा, इससे पहले आपने जो देखा तंतुमय ऊतक था, कौन सा, टेंडन था। उसी तरह से लिगामेंट भी है, वो भी है, घना है, दृढ़ है और बिल्कुल सघन है। ठीक है, बात करते हैं कि ये थोड़ा सा अंतर क्या है। जैसे वो अस्थियों को उपास्थियों से जोड़ता था, ठीक है, अब ये क्या काम करता है? ये काम करता है कि अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है। यही डिफरेंस है बेसिक सा, अस्थियों को अस्थियों से। मतलब याद रखिएगा, जैसे सपोज करिए कि ये आपकी थाई है, थाई की वो जो है फीमर वाली जो है, और इसी तरह से यहां पर देखेगा अब यहां से फिर ये फुट वाला आपका जुड़ा होगा। इतना याद रखिए, जैसे भी आप क्या करें, घुटने वाली जो आपकी संरचना जो कटोरी वाली संरचना है ना, तो यहां पर जो आपको इसे जोड़ने हैं, जितने भी फिलर होगा यहां पर, है ना, ऐसा नहीं कि वो ऐसा एकदम एग्जैक्ट से ऐसे आकर के चिपकी रहती है। अगर ऐसी चिपकी रहती तो आपको काम आप घूम वगैरह नहीं सकते थे, है ना। इसलिए जो फिलर वाली संरचना है वो कौन सी भरती है, वो कौन सी ऊतक भरती है, वो भर रही होती है आपकी लिगामेंट भर रही होती है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब ज्यादा क्लियर हो गया होगा कि ये कहां पाई जाती है। जितने भी जोड़ हैं, इन अस्थियों को अस्थियां जहां जहां जुड़ रही हैं, उंगलियों के बीच में यहां जुड़ रही हैं, तो वहां पर भी, है ना, ये सब वो फिलर का काम करेगा। कौन? लिगामेंट करता है। चलिए, ये रियल कनेक्टिव टिश्यूज, और हमने कंकाल भी पढ़ लिया, और हमने जो है तीसरा भी पढ़ लिया, वो कौन सा था, एक रियल था, कंकाल था, और तरल ऊतक था। आखिरी इस टॉपिक का बचता है, दो ऊतक और बचते हैं, एक तो पेशी बचता है, दूसरा बचता है तंत्रिका ऊतक बचता है। पेशी को तो हम बहुत डिटेल में, मतलब क्या जो पढ़ना है उसको पढ़ेंगे, पेशी को फिलहाल 2-3 संरचनाएं उसमें, और बाकी आपका बचता है जो वो तंत्रिका है। तंत्रिका तो अलग से एक चैप्टर पढ़ना है, तो तंत्रिका में थोड़ी बहुत बातें बची हैं। तो तंत्रिका को अच्छा पहले पेशी को देख लेते हैं, फिर तंत्रिका को देखते हैं। पेशीय ऊतक, पेशीय ऊतक की अगर बात करें तो पेशियों में सबसे पहली बात तो यह है कि हमको दो प्रोटीन के नाम याद रखने हैं। कौन कौन सा प्रोटीन है? दो प्रोटीन है, एक है एक्टिन प्रोटीन, एक्टिन, आस्टिन नहीं होगा ये, एक्टिन, और दूसरा कौन सा है? मायोसिन। ठीक है, कौन सा है? एक्टिन और मायो, ये सी होगा, सी नहीं होगा, किन हो जाएगा नहीं तो, मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन दो प्रोटीन का नाम आप याद रखिएगा कि पेशियों में दो प्रोटीन का खास तौर से निर्माण होता है, प्रोटीन और मायोसिन का निर्माण होता है। तो आपको ये बातें एकदम से याद हो जानी चाहिए। दो प्रोटीन बनती है, कौन कौन सी? एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन बनती है। चलिए पेशियों की आगे की बात करते हैं। पेशियों का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? पेशियों को जब भी आप देखेगा, जैसे आप घूम पा रहे हैं, चल पा रहे हैं ना, वो सब आपकी पेशियां हैं। इसी वजह से उनमें क्या क्या होता है, पहले तो जैसे आप अपना हाथ उठाएंगे तो पेशियों में क्या हो रहा है? पेशियां गतिशील हो रही हैं। फिर आप अपना हाथ सिकोड़ रहे हैं तो पेशियों में क्या हो रहा है? संकुचन हो रहा है। तो दो ये इनका प्रमुख काम है, एक तो गतिशीलता, दूसरा है संकुचन। और पूरी पेशियों का जो काम है इसी दो प्रक्रिया पर चलता है, गतिशीलता और संकुचन। जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपकी पेशियां गतिशील होती हैं, है ना। जब आप अपने पैर को दूर करते हैं तो गतिशील है, पैर को नजदीक लाते हैं तो वो क्या हो रहा है? संकुचन हो रहा है। ठीक है, तो ये है गतिशीलता और संकुचन। इसी तरह से उठने बैठने में भी है, सारी चीजों में आप अब इतना इमेजिन कर लीजिएगा। ठीक है, तो दो प्रमुख काम है, गतिशीलता और संकुचन, और इसी पर पूरी पेशियों का वर्क चलता है। ठीक है, इसी तरह से आप देखेगा कि चाहे कोई भी प्रकार की पेशी आप पढ़ेंगे, जिसमें भी अच्छी कनेक्शिक और हृदय पेशियां, तीनों में सब में एक ही काम है, गतिशीलता और संकुचन। चाहे हृदय आपका हो, गतिशील हो रहा है, फिर संकुचन हो रहा है, फिर वो फैल रहा है, संकुचन फैलना, सिकुड़ना फैलना, वो सारे काम वही होते हैं। ठीक है, तो ये मूल काम है पेशियों का, गतिशीलता और संकुचन, और इसी के आधार पर वो सारे वर्क जो होते हैं वो होते हैं। अब देखिएगा कि जो मानव का शरीर है ना, मानव के शरीर में आप देखिएगा कि 40 से 50% जो हिस्सा है ना, वो किसका है? पेशियां। 40 से 50% हिस्सा मानव शरीर में पेशियां हैं। क्या है? पेशियां हैं। कितना? 40 से 50% हिस्सा मानव शरीर में क्या है? पेशियां हैं। अब सबसे मजबूत पेशी कौन सी है? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सबसे मजबूत पेशी। याद रखिएगा, सपोज करिए कि वो जबड़ा आपका है ना, कुछ भी चीड़ फाड़ सकता है, तो जबड़े की पेशी है, सबसे मजबूत पेशी है जबड़े की पेशी है। आप कुछ भी फाड़ चीड़ सकते हैं, बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए। ठीक है,
तो जबड़े की पेशी आपकी सबसे मजबूत पेशी है। आगे बात करते हैं, अब 3 प्रकार की ये पेशियां होती हैं और नाम तो मैंने आपको अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले, फिर से उसका नाम लेते हैं। कौन कौन सी है? एक है आपकी ऐच्छिक पेशी, ऐच्छिक बोलते हैं, इसी को रैखिक भी बोलते हैं। दूसरी आपकी है अनैच्छिक और इसी को अरेखित भी बोलते हैं। तीसरी आपकी है हृदय पेशी। तो कौन कौन सी है? रैखिक, अरैखिक और हृदय पेशी है। 3 प्रकार की पेशियां हैं। ऐच्छिक भी उसको बोलते हैं, अनैच्छिक भी बोलते हैं और हृदय पेशी भी उसको बोला जाता है। सबसे खास बात ऐच्छिक की, ऐच्छिक का मतलब है इच्छा के अनुसार। ठीक है, ऐच्छिक का मतलब क्या है? आपका मन है तो करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, आपको जाना है तो चलना है तो चलेंगे, आपके मन पर डिपेंड है ना। तो ये ऐच्छिक है, मतलब जो आपकी इच्छा के अनुरूप काम करे। सीधे सीधे याद रखिए, जो आपकी इच्छा पर काम करे। तो आपकी इच्छा पर जो काम करेगी वो करेगी। जिम में आपको उठाना है 50 किलो वेट, है ना, जो भी उठाना है, तो वो आप उठाएंगे, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। हालांकि ऐसे दौरान में क्या होता है कि कुछ तरह के हार्मोन्स भी काम करते हैं जो आपकी ऐच्छिक पेशियों को उत्तेजित भी करते हैं। ठीक है, तो हार्मोन्स या फिर कह सकते हैं एंजाइम्स से उत्तेजित भी होती हैं ये। ठीक है, ऐच्छिक जैसे आपको जब उठाते हैं तो आपको समझ में आता है कि फिर वो एक बार जोर लगाते हैं और फिर अभी वैसे में कोई वो बढ़िया वाला गाना सुन लेते हैं जिसमें थोड़ी सी वीर रस भरा हो, तो फिर 50 की जगह 60 किलो उठा सकते हैं, या कभी कभी कुछ ऐसा देख कर भी आप 60 किलो उठा सकते हैं ना, तो उठा देते हैं आप लोग। चलिए, हाँ, तो ये ऐच्छिक है। देखिएगा, तीनों तरह की कोशिकाओं में जो बनावट है केंद्रक मौजूद रहता है, तीनों में केंद्रक मौजूद है। ठीक है, संरचनाएं अलग अलग होती हैं। क्यों इनको ऐच्छिक कहा जाता है, क्यों इसको अनैच्छिक कहा जाता है, क्यों इसको रैखिक कहा जाता है? सबसे खास बात है ये पे आपकी इच्छा के अनुसार काम कर रही है। ठीक है, चलिए दूसरी पेशी की बात करते हैं, अनैच्छिक या अरैखिक। सबसे खास बात यह है, ये बिल्कुल ऐच्छिक का उल्टा है। आपकी इच्छा पर काम नहीं करेंगे, जब इनका मन करेगा तब ये काम करेंगे, है ना, जब इनको जरूरत होगी। हालांकि इनके मन की बात का मतलब क्या है, जब शरीर को जरूरत होगी तब ये काम करेंगी। ठीक है, तो ये क्या है, इच्छा पर निर्भर नहीं करती है, आपकी इच्छा पर, है ना, शरीर की इच्छा पर ये निर्भर करेगी। जब उसको जरूरत होगी तब ये, जब सही जरूरत होगी। अब इच्छा पर आपकी ये निर्भर नहीं करती है ना। देखिएगा कि जब आपका सामने जो अगला लिखा है हृदय पेशी, ये बिल्कुल अनैच्छिक पेशी जैसी ही होती है, लेकिन ये जो है पेशियों, इन और दोनों में अंतर, कई सारे अंतर हैं। जैसे पहला एक अंतर आप इसमें दे सकते हैं कि ये हृदय पेशी जो है हमेशा काम करती है, हमेशा वर्किंग में रहती है ना, वो हमेशा काम करती है। लेकिन देखिएगा कि सामान्य रूप से जो इनकी काम है ना, ये भी आपकी इच्छा पर काम नहीं कर रही, ये भी आपकी इच्छा पर काम नहीं कर रही, ये दोनों में समानता है। और इस वजह से कभी कहा जाता है कि हृदय पेशियां भी अनैच्छिक पेशियां जैसी ही होती हैं। लेकिन अंतर इसमें क्या है कि इस पर जो है तंत्रिका द्वारा नियंत्रण किया जाता है। मतलब ये आपके माइंड जो है ना संदेश देगा कि हाँ, इसकी जरूरत है, अब तो जरूरत है। जैसे आप अभी सपोज करिए, इससे एग्जांपल अगर आप देखें तो ज्यादा समझ आएगा। धूप में आप अचानक से निकल जाए तो आपकी आंख की पुतलियां अचानक से छोटी हो जाएंगी, है ना। आप किसी चमकती हुई चीज को देख लेंगे तो आपकी पुतलियां ऑटोमेटिकली छोटी हो जाएंगी। वो आप नहीं कह रहे हैं कि हमको पुतली बंद कर लेना, वो ऑटोमेटिक हो जाती है। वो माइंड को आपको संदेश मिला कि कर लो, छोटी कर लो, तो उसने छोटी कर लिया। आयरिश की है, इसी तरह से मूत्राशय की है, इसी तरह से वृषण की है, इसी तरह से मूत्र वाहिनियां भी हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, जब जरूरत होती है तब ये मतलब माइंड संदेश भेजेगा कि हाँ इसकी जरूरत है, तो ये वर्किंग में आती हैं। फिर इसके बाद ये शांत हो जाएंगी, फिर जब जरूरत होगी तो ये वर्किंग में आएंगी। तो ये जरूरत पर है और ये तंत्रिका द्वारा नियंत्रित होती है। ये तंत्रिका द्वारा नियंत्रित नहीं होती है, हृदय पेशी स्वयं के द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, ये स्वयं के द्वारा नियंत्रित होती है, ये हमेशा चलती है 24/7। मतलब इसको कह सकते हो 24x7x365 दिन, हमेशा साल के 24 घंटों चलती है। अगर इसने बंद कर दिया ना काम, तो फिर हो गया, है ना। मतलब आपका काम, मतलब जिसका भी बंद कर देगा उसका काम हो जाएगा, वो वही आखिरी टाइम होगा। तो हृदय पेशी भी आप समझ ही गए होंगे, बिल्कुल इसी तरह से है। ठीक है, सेम सारी चीजें सेम है इसमें भी, बस उसमें अंतर यह है कि इसमें तंत्रिका द्वारा नियंत्रण होता है, जबकि हृदय पेशी में तंत्रिका द्वारा नियंत्रण नहीं होता, वो 24/7 काम करती है। ठीक है, चलिए अब अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको ऐच्छिक का नहीं बताया था। ऐच्छिक का जैसे एग्जाम्पल अगर आप बात करें, ऐच्छिक का अगर आप एग्जाम्पल बात करेंगे तो जैसे आपकी हाथ है, पैर, जो कुछ भी, मतलब आप खुद से जो कुछ भी कर सकते हैं ना, जितने भी चीज के मूवमेंट करा सकते हैं, जैसे हाथों का, पैर का, गर्दन का, उंगलियां हैं, इन सब में जो पाई जाएगी कौन सी पेशी पाई जाएगी? ऐच्छिक। जितनी भी चीजें आपकी, वो जितने भी जोड़ है ना, जहां पर आपने देखा था कि टेंडन है ना,
उसी तरह से ये भी है, एग्जाम्पल के तौर पर आप कह सकते हैं कि वहाँ ये भी पाई जाएगी, क्योंकि उन सब जगह पर मूवमेंट है, और मूवमेंट जहाँ का मूवमेंट आप कंट्रोल कर पा रहे हैं वो सब जगह पर क्या पाई जाएगी, ऐच्छिक पेशियां पाई जाएंगी। चलिए अगली और आखिरी संरचना बचती है जिसको हम पढ़ते खत्म करते हैं, और वो है तंत्रिका ऊतक, यानी कि नर्व टिश्यू। तो नर्व टिश्यूज की बात करते हैं। सबसे पहले इसकी संरचना एक देखते हैं, फिर इसको हम चीज से पढ़ना शुरू करते हैं। संरचना, अच्छा मैंने ऐसा बनाया कि ये आपका यहां तक आएगा ही नहीं, इसको मिटा भी देते हैं। ऐसे कुछ वो है ना संरचना, टेल जैसी संरचना मिल जाएगी। यहाँ पर आप देखिएगा कि आपको ऐसे बहुत सारी संरचना मिल जाएगी। ऐसे कुछ वहाँ पे छिटका हुआ ये संरचना है रोम के रूप में, जिसको तंतु कह सकते हैं आप। इन्हीं को क्या बोलते हैं, इन सारी संरचनाओं को एक केंद्रक यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह की कुछ एक संरचना आपको देखने को मिलेगा। और बता दूं ये मानव की सबसे लंबी कोशिका भी है, ठीक है, मानव शरीर की, और ये तकरीबन कभी कभी 1 मीटर की भी हो सकती है इसकी लंबाई, 1 मीटर तक की इसकी लंबाई हो सकती है ना। अब देखते हैं इसमें कुछ खास जो संरचनाएं हैं। सबसे खास बात तो ये है कि ये सारी जो प्रोसेस है वो वर्क करती है दो चीजों से। एक तो साइनुअल क्या बोलते हैं उसको, साइनुअल फ्लड है, साइनल फ्लड है, या फिर साइनल द्रव्य कह सकते हैं, वो है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि न्यूरॉन। तो ये सारा जो काम हो ना, इसी साइनल फ्लड के जरिए से क्या होता है कि न्यूरॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं आपके मतलब मूव करते हैं, है ना, वो पहुंचते हैं, न्यूरॉन्स हैं। और न्यूरॉन्स में सामान्य रूप से वो इलेक्ट्रॉनों का बड़ा मूवमेंट वो मायने रखता है। ठीक है, वही इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है वही जो है एक हल्की सी विद्युत का उत्पादन होता है, और उसी विद्युत के जरिए सारा चीज वर्क करता है। ठीक है, तो मतलब आपका शरीर जो है बिजली बनाती है ना। हाँ, याद रखिएगा। तो ये साइनोवियल जो द्रव्य है, साइनोवियल द्रव्य है जो साइनुअल फ्लड है, उसके जरिए से सारा ये काम बनता है। अब देखिएगा कि ये जो डेंड्रॉन है, डेंड्राइट्स है, डेंड्रॉन में बोल रहा हूँ, डेंड्राइट्स जो है ये डेंड्राइट्स है, क्या है। अब जो नई ना सारी तंत्रिका कोशिकाएं एक दूसरे से आपस में जुड़ी हैं। अब जो नई वाली जुड़ी होंगी ना वो इसी से फिर यहां से जुड़ जाएगी, या यहां से कहीं से ऐसे कुछ एक जोड़ी जाएगी, है ना। समझ मतलब समझ पा रहे होंगे आप लोग। और फिर अगला वो ऐसे, तो ये ऐसे जुड़ जाएगी, है ना। तो इसी से फिर ऐसे जुड़ेगी, ऐसे जुड़ेगी, बहुत सारी उसी से जुड़े रहेंगी, सब डेंड्राइट से। जहां भी जुड़ेगी कहां से, डेंड्राइट से जुड़ेगी, ये जोड़ है इसका। ठीक है, और जो ये जोड़ है ना डेंड्राइट से, जहां पर ये जुड़ रही है, जहां पर ये जुड़ रही है जो डेंड्राइट से, इसको बोलते हैं साइनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। जहां से एक मतलब तंत्रिका कोशिका दूसरे के डेंड्राइट से जुड़ रही होती है, उस पर्टिकुलरली स्पेस को क्या बोलते हैं, जगह को जहां पर जुड़ाव होता है, उसको बोलते हैं साइनेप्स बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरी बात ये कि आपका है, इसको मैंने बताया आपका कि एक केंद्रक इसमें एक मौजूद होगा, ठीक है, जो कि कंट्रोल सिस्टम है पूरी इस कोशिका का। ठीक है, वहीं से सारी चीजें कंट्रोल होती हैं। चलिए आगे देखें कि जो ये संरचना आपकी दिख रही है गोल वाली, अब इसमें देखेगा कि ऐसे छोटी सी एक संरचना और दिखती है केंद्रक जैसी, हालांकि वो केंद्रक नहीं है, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ बोलते हैं। और जो ये पूरा है, ये जो पूरी गोल की पूरी बाहरी जो संरचना आपको दिख रही है, उसको बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। ठीक है, ये एक्सॉन है, ये माइलिन शीथ है। रेनवियर या नोड ऑफ रेनवियर, या रेनवियर नोड भी बोलते हैं। ठीक है, रेनवियर नोड बोलते हैं। ये सब इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है कि डेंड्राइट्स वाली बात याद रखना है, डेंड्राइट्स वाली, कि जहां से क्या होती है, एक संरचना जुड़ती है एक नई, उसको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स जहां पर जुड़ती है, और जहां पर एक नई कोशिका डेंड्राइट से जुड़ रही है उसको बोलते हैं साइनेप्स बोलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजों को तो हम डिटेल में भी वो जो तंत्रिका तंत्र जब पढ़ रहे होंगे तो उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए ये इतनी इंपॉर्टेंट संरचना इसमें होती है। ठीक है, बाकी ये इसमें केंद्रक मिल जाएगा। बाकी ये जो पूरी और है, जो इतनी भी और बाह्य पूरी संरचना जो संपूर्ण रूप से दिख रही है आपको, ये जो पूरी संरचना आपको दिख रही है वो क्या है, सेल बॉडी है उसकी।
ठीक है, सेल का बाह्य आवरण है, वो सेल बॉडी है, ठीक है। तो ये सारी खास बात थी। अब ये जो तंत्रिका कोशिका पाई कहाँ जाएगी? पूरे वैसे तो पूरे बॉडी में फैली हुई है ना, लेकिन खास तौर से मस्तिष्क से लेकर के मेरुरज्जु, है ना, मस्तिष्क हो गया, मेरुरज्जु है, इन सब से मिल करके ये बनती है। इन सब ये सब कोर सिस्टम इसके हैं, मस्तिष्क, मेरुरज्जु। जब हम इसको देखेंगे ना, इसका वर्किंग प्रोसेस पूरा, इसमें तंत्रिका तंत्र जब पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे इसका वर्किंग प्रोसेस कैसे होता है, मस्तिष्क कैसे संदेश भेजता है, किस तरह से पहुंचता है संदेश, है ना, क्या क्या इसमें कौन कौन से आयन पाए जाते हैं, वो सारी साइनोवियल फ्लूइड में या फिर साइनोवियल द्रव्य में क्या क्या पाया जाता है, उन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे, कैसे वर्किंग इसकी है। तो अभी फिलहाल के लिए ये याद रखते हैं कि ये है आपकी तंत्रिका ऊतक या तंत्रिका कोशिका भी इसको कह सकते हैं। इसी का समूह जो होगा तो क्या कहलाएगा? तंत्रिका ऊतक कहलाता है। ठीक है, जितने भी शरीर के समस्त जितने भी काम हो रहे हैं ना, जितने भी काम, हृदय पेशी को अगर आप छोड़ दिया जाए, जो अभी आपने पहले पढ़ा पेशियों में, हृदय पेशी देखिएगा स्वयं से नियंत्रित होती है, उस पर तंत्रिका का कोई जोर नहीं होता। हाँ, लेकिन उसके अतिरिक्त जितने भी आप काम कर रहे होते हैं, जितने भी आप काम करते हैं, है ना, जो अनजाने में खास तौर से जो काम आपसे होते हैं, जिसको आप करना भी नहीं, जैसे आपका सांस लेना, वो आपको नहीं पता है लेकिन आप ले रहे हैं हमेशा। ठीक है, इसी तरह से देखिएगा कि आपके पाचन के तंत्र में ग्रास नली में जो हमेशा पाचन ऐसे सिकुड़ना और फैलना, वो अंदर जाता रहता है भोजन, है ना, वो चलती रहती है पाचन की क्रिया। वो सारी जो काम होते हैं वो तंत्रिका के संदेश, मस्तिष्क संदेश भेजेगा। ठीक है, और उसी हिसाब से काम होता है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा ऊतक का सिस्टम समझ में आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर वेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल एक नए वीडियो के साथ।